ये है निक्की हिल्टन रॉथशिल्ड, जो एक अमेरिकन मल्टी बिलियन डॉलर होटल चेन हिल्टन की वारिस है। बट आज हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं इनके फैमिली के बारे में। यह है निक्की हिल्टन के पति जेम्स रॉथशिल्ड। मे बी इनका नाम काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, पर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग इनके फैमिली द रॉथशिल्ड्स could be the richest and most powerful family that was present there, और probably more powerful than the अंबानी family। एक छोटे स्लम से राजा महाराजाओं के लेवल तक का रास्ता तय करने वाले इस परिवार के बारे में सरप्राइजिंगली काफी कम लोग जानते हैं। काफी सोर्सेस के हिसाब से द रॉथशिल्ड फैमिली could be worth more than $1 trillion। पर ऐसी क्या खास बात है इस फैमिली के बारे में that even though इनके बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में यूजुअली खबरें नहीं छपती, बट फिर भी माना जाता है कि ये फैमिली के पिछले 200 साल से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मेजर इन्फ्लुएंस रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इजराइल देश का जन्म का कारण भी यही फैमिली है। तो कौन है रॉथशिल्ड्स? कैसे हुआ दुनिया की मोस्ट पावरफुल येट सीक्रेटिव फैमिली की शुरुआत? चलिए जानते हैं। The beginning of the Rothschild family could be traced back to the 16th century। Rothschild, which roughly translates to Red Shield in German, एक जूइश फैमिली है जो प्राइमरीली फाइनेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है। 10th सेंचुरी के बाद से क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप में काफी बढ़ गया था, और रॉथशिल्ड फैमिली जिस देश में रहते थे वो था होली रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का एक टूटा हुआ हिस्सा जो आगे चलकर जर्मनी बन गया, क्योंकि अब यूरोप एक क्रिश्चियन मेजोरिटी था और जूज एक ऐसे विभाग थे जिनके टुवर्ड्स क्रिश्चियंस का एटीट्यूड फेवरेबल नहीं था। ये इसलिए क्योंकि माना जाता है जीसस के डेथ के पीछे इन्हीं का हाथ था। इसी वजह से जूस को यूरोप में कोई जगह नहीं देना चाहता था और उन्हें छोटे चौल जैसी जगहों पर रहना पड़ता था, जिसे गेटो कहते हैं। रॉथशिल्ड्स भी इसी में रहते थे। अब हालांकि क्रिश्चियंस ना होने की वजह से रॉथशिल्ड्स और दूसरे जूस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, पर एक चीज ऐसे भी था जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ, और वो था कर्जा। क्रिश्चियनिटी में कर्जे पे पैसा देना मना था, और सिंस यूरोप क्रिश्चियन मेजॉरिटी था तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस को पूरी तरीके से संभालने का मौका मिला जूस को। और रॉथशिल्ड फैमिली पिछले कुछ सालों से इसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, पर अब तक कंसिडरेबल सक्सेस अचीव नहीं कर पाए थे। फिर आते हैं मेयर एम्शेल रॉथशिल्ड, जिन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस भी कहा जाता है। तो ऐसा क्या किया मेयर रॉथशिल्ड ने कि रॉथशिल्ड फैमिली का भविष्य का मोड़ ही बदल गया। मिडिवल पीरियड्स में हर देश के सिक्कों में उस देश की रूलर का पिक्चर रहता था। इस वजह से जो कोई नए देश में जाता तो उनके पास उस देश का करेंसी रहना जरूरी हो जाता था। यहीं पर कॉइन बदलने वाले या मनी चेंजर्स पिक्चर में आते हैं। मनी चेंजर्स वो लोग रहते हैं जिनके पास डिफरेंट देशों के कॉइन्स रहते थे, और किसी को भी अपना करेंसी बदलना रहता तो वो उनके पास आते थे। मेयर रॉथशिल्ड के पिता एम्शेल रॉथशिल्ड ऐसे ही एक मनी चेंजर थे, जिनके पास एक एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ कॉइन्स थे। सिंस उस वक्त कुछ ही लोग ये प्रैक्टिस करते थे, तो अक्सर नोबल फैमिली के मेंबर्स के साथ भी एम्शेल ट्रेड करते थे, और ये ट्रेड रिलेशंस आगे चलकर मेयर के भी काम आए, जिस वजह से उनका और हेस के क्राउन प्रिंस विलियम के साथ उनका ट्रेड रिलेशंस बन गया। ये रिलेशन उनके लिए इतना बेनिफिशियल रहा कि विलियम जब आगे चलकर 1785 में प्रिंस बन गए, उन्होंने मेयर को अपने सारे फाइनेंसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और उन्हें कोर्ट जू बना दिया, जिसे कोर्ट फैक्टर भी कहा करते थे। कोर्ट जू वो होते थे जो रूलर्स के सारे फाइनेंसेस मैनेज करते थे और एक उनके बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन भी करते थे। और मेयर और रॉथशिल्ड खानदान के लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि अब वो एक साधारण गेटो के जू नहीं रहे। मेयर के लिए प्रिंस के फाइनेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो सकता था 1806 में, जब नेपोलियन पावर में आ गए और जंग छिड़ने लगी यूरोप में। पर मेयर ने शायद फ्यूचर पहले ही देख लिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने 5 बेटों को यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में भेज दिया था, और उनमें से एक बेटा नेथन को उन्होंने 1798 में ही लंदन भेज दिया था। अब ब्रिटेन जंग में नेपोलियन के खिलाफ था। अब क्योंकि नेथन ने भी लंदन में अपना खुद का करेंसी ट्रेड चालू कर दिया था, मेयर के लिए प्रिंस विलियम के फाइनेंसेस देश से बाहर ले जाना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था। तो मेयर नेथन के थ्रू हेस के फाइनेंसेस लंदन ले गए और उधर के रॉयल फैमिली को लोन पर दिया। इस तरह मेयर ने हेस पे अटैक करने आए नेपोलियन के खिलाफ खड़े ब्रिटेन को फंड किया। अब ये बस एक इंसिडेंट था, ऐसे अनेकों टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज की वजह से रॉथशिल्ड फैमिली आज दुनिया भर में मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वॉल्व है और फाइनेंस तक ही सीमित नहीं है। मेयर का पर्टिकुलरली अपने बेटे को दूसरे देश में भेजकर
अपने फैमिली बिजनेस एस्टैब्लिश करने का ये मूव रॉथस्चिल्ड फैमिली का स्टेटस सिर्फ एक देश में ही बढ़ाने के बजाय काफी सारे देशों में बढ़ाने का काम आ गया। भले ही सारे भाई डिफरेंट कंट्रीज में थे, जो भी वो करते थे सब मिलजुल कर करते थे। मल्टीपल कंट्रीज में ब्रांचेस और वो देशों के रॉयल फैमिलीज के क्लोज रिलेशन होने की वजह से यूरोप में जब भी किसी देश को फंड्स की जरूरत होती थी तो रॉथस्चिल्ड का नाम सबसे पहले आता था। जब 1830 में फ्रांस का इकोनॉमी गिर गया था तब रॉथस्चिल्ड ने अपने कनेक्शंस और वेल्थ का इस्तेमाल करके फ्रांस को लोन देकर उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया था। अब रॉथस्चिल्ड्स एक साधारण चौल से वन ऑफ द वेल रिस्पेक्टेड फैमिलीज बन गए थे, वो भी यूरोपियन रॉयल फैमिलीज के बीच में, और उनके सारे मेंबर्स को बैरन का टाइटल दिया गया। और ये ऐसे समय पे हुआ जब जूइश को सेकंड क्लास सिटीजन्स भी नहीं मानते थे। अब रॉथस्चिल्ड अपने टाइप के पहले जूइश फैमिली थे जिन्होंने अपने परिवार के थ्रू ही ग्रो किया और अपना वेल्थ परिवार में ही रखने पे कामयाब हुए। इन्होंने ऐसे दो तरीकों से किया। पहला, परिवार में ही शादियां करना। जैसे उस वक्त के काफी सारे रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स अपने कजिन्स या दूसरे फैमिली मेंबर्स से शादी करते हैं, वैसे ही रॉथस्चिल्ड ने भी करना शुरू किया, जिससे फैमिली में बंटवारे ना के बराबर रहा और वेल्थ बढ़ता गया। और दूसरा तरीका था शेल कंपनीज। शेल कंपनीज वो कंपनीज होते हैं जो एक्चुअल बिजनेस या ट्रेड नहीं करते पर सिर्फ पैसे रखने का एक मीडियम है। आज भी काफी अमीर लोग शेल कंपनीज के थ्रू टैक्सेस बचाते हैं और अपना वेल्थ छिपाते हैं, पर रॉथस्चाइल्ड ने ये करना काफी समय पहले ही शुरू किया था। 1934 में एक फेल्ड ऑस्ट्रियन पेंटिंग स्टूडेंट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी का कंट्रोल ले लेते हैं, जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। अब क्योंकि रॉथस्चिल्ड फैमिली जूइश थे, जर्मनी उनके लिए जरा भी सेफ नहीं था, पर रॉथस्चिल्ड फैमिली के पावर और इन्फ्लुएंस की वजह से हिटलर उनको कुछ नहीं कर पाए, पर उनके सारे एसेट्स जब्त कर दिए और उनको अपने देश छोड़कर भागना पड़ा। अब कहने को तो रॉथस्चिल्ड बैंकर्स हैं, पर शुरुआत तो उन्होंने कर्जे देने से ही किया था। अब कर्जा देना दूसरे काम जैसा नहीं है। कभी कभी दिए हुए पैसे वापस मिलना मुश्किल हो सकता है और इस सेक्टर में वही लोग टिक सकते हैं जिन्हें वो पैसे वसूलना आता है। टू मेक इट सिंपल, इस फील्ड में अच्छाई और ईमानदारी से कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और रॉथस्चिल्ड ने जो मुकाम हासिल किया है वो देखकर लगता नहीं कि वो कभी अनसक्सेसफुल रहे हैं। रॉथस्चिल्ड परिवार के लिए अब बहुत हो गया था। 200 से भी ज्यादा साल से उनके रिलीजन के लोगों को सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा था। अब उसे बदलने का समय आ गया था, क्योंकि उनका बिजनेस पूरे यूरोप में फैला हुआ था। उनके पास बाकी देशों को जंग में सपोर्ट करने के लिए इनफ फंड्स थे और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। हिटलर के खिलाफ लड़ने वाले देशों को डायरेक्टली फंड करके यूके जैसे देशों के गवर्नमेंट्स का सपोर्ट फिर एक बार जीत लिया। उस वक्त के एक इन्फ्लुएंशियल रॉथस्चिल्ड फैमिली मेंबर थे वॉल्टर रॉथस्चिल्ड, जो इतने ज्यादा अमीर थे कि उन्होंने घोड़ों के बजाय ज़ीब्रा से अपने रथ खिंचवाते थे और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से इजराइल स्टेट बना, वरना एक अरब एरिया के बीचों बीच एक जूइश कंट्री का क्रिएशन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ये बातें मैं हवा में ही नहीं कर रहा हूँ, ये रहा सबूत, वो भी रॉथस्चिल्ड फैमिली के द्वारा चलाई गई वेबसाइट से ही। विथ यूएसए इमर्जिंग एज द सुपर पावर ऑफ द न्यू वर्ल्ड पोस्ट द वर्ल्ड वॉर, रॉथस्चिल्ड ने अपना पावर खो दिया। अब ये कितना सच है वो सिर्फ भगवान और रॉथस्चिल्ड फैमिली को ही पता है, पर यह बात तो प्रूवन है कि आज भी रॉथस्चिल्ड फैमिली के पास मल्टीपल कंट्रीज के मेजर इंडस्ट्रीज में कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस तो है ही। रॉथस्चिल्ड फैमिली के ब्रिलियंट फाइनेंस मैनेजमेंट टेक्निक्स की वजह से किसी को भी ये कभी नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअली में रॉथस्चिल्ड फैमिली के पास कितना वेल्थ है। इट्स ईजियर टू स्पॉट द रिच। They ride in ultra luxury vehicles, have people walking around them 24/7. When they arrive, it's like a fortress surrounded by an army. It's because money talks while wealth whispers. The Ambanis and Adanis are families we know are rich, but the real ones are those that stay behind the scenes pulling the strings. They remain mostly unnamed but are extraordinarily powerful. Maybe the Rothschilds lost all their power after the Second World War, or maybe they didn't. Who knows? So that was it for today, guys. Until next time.